अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो था अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, और आज हम यहाँ पर देखेंगे जो ये हमारी रेस्पिरेशन है ये कैसे कंट्रोल होती है, यानी अगर हम सांस लेते हैं या सांस को छोड़ते हैं ये कंट्रोल कैसे होती है। बट इसके लिए अगर आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिएगा, क्योंकि फिर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो हमारी बॉडी होती है, या हम कह सकते हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट होती है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, वो अबाउट 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट होती है। यानी जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है वो कितनी होती है, 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। अब इस रेस्पिरेटरी रेट को हमारी बॉडी कैसे मेंटेन करती है वही हम आज यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसमें एक मेन ऑर्गन जो है वो हमारा ब्रेन होता है, और ब्रेन हमारा मेन कंट्रोल सिस्टम होता है जो हमारी तकरीबन सारी बॉडी की जो फंक्शंस होती है उनको रेगुलेट करता है। और जो ये हमारी रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन को भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन, या हम कह सकते हैं हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेगुलेट मेनली करता है। और भी करते हैं वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल यानी जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, उसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले इसमें आता है हमारा जो ब्रेन होता है। आपको पता होगा कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सेरिबलम है, सेरिब्रम है। ऐसे ही जो डीप यानी निचला वाला ब्रेन का जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो नीचे साइड से होता है, ब्रेन स्टम। ब्रेन स्टम जिसमें 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है, पहले ही मेडुला होता है, फिर पोन्स होता है, फिर क्या होता है, मेडुला, पोन्स, और उसके बाद जो ऊपर वाला पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन, मिड ब्रेन कहते हैं उसको। अब इस ब्रेन स्टम में एक पार्ट होता है जिसको हम मेड्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। ये मेड्यूला निचला वाला पार्ट होता है ब्रेन स्टम का, निचला वाला है, जिसको हम कह सकते हैं इंफीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टम। इसी में एक सेंटर पाया जाता है, इसी में एक सेंटर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदमिस्टी सेंटर। यहां पर आप देख सकते हैं, लेट्स से ये हमारा मेड्यूला है, ये हमारा मेड्यूला है, और इसी मेड्यूला में क्या पाया जाता है, हमारा रेस्पिरेटरी रिदमिसिटी सेंटर। लेट्स से ये हमारा रेस्पिरेटरी रिदमिसिटी सेंटर है। यही मेन सेंटर होता है जो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। अब कैसे कंट्रोल करता है, लेट्स से अभी हमें जरूरत है रेस्पिरेशन की, हमें जरूरत है रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की जरूरत कब होगी, फिर से जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो हमारी बॉडी को क्या करना है, ऑक्सीजन को इनहेल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना है। तो क्या होता है कि ये जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदमिस्टी सेंटर है ये एक्टिवेट हो जाता है, और इसमें अंदर 2 सेंटर पाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एक सेंटर है और ये दूसरा सेंटर है। जो ये एक सेंटर है इसको हम कहते हैं इनस्पायरेटरी। इनस्पायरेटरी, या हम एक और नाम भी इसका देते हैं जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी एक्सिलरेटर सेंटर।
दो नाम है इसके, एक तो इंस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं या हम इसको रेस्पायरेटरी एक्सेलरेटर सेंटर कहते हैं। और एक और पार्ट इसी रेस्पायरेटरी रिदमिसिटी सेंटर जो कि कहां पर प्रेजेंट होता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है, इसका एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी सेंटर, या एक और नाम है रेस्पायरेटरी इनहिबिटर सेंटर, रेस्पायरेटरी इनहिबिटर सेंटर। अब क्या है, हमें जरूरत किस चीज की है, रेस्पायरेशन की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है हमारी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो क्या होता है, जो ये हमारा रेस्पायरेटरी रिदमिसिटी सेंटर है, इसका ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, इनस्पायरेटरी, या जिसको हम कहते हैं रेस्पायरेटरी एक्सेलरेटर सेंटर, एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। अब जो ही ये एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होने का मतलब पोटेंशियल क्या कहे, एक्टिवेट होने का मतलब क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल यहां पर जनरेट हो जाएगा। क्या मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, जो ही इसको इंफॉर्मेशन मिलेगी मुझे रेस्पायरेशन करवानी है, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब एक्शन पोटेंशियल थ्रू टू नर्व्स, यहां से दो नर्व्स अराइज होती है। एक को हम कहते हैं फ्रेनिक नर्व। अब ये फ्रेनिक नर्व जो ही इंस्पायरेटरी या रेस्पायरेटरी एक्सेलरेटर सेंटर ने एक्शन पोटेंशियल भेज दिया थ्रू फ्रेनिक नर्व, कहां पर भेजेगा, ये डायफ्राम तक ये क्या भेजता है, एक्शन पोटेंशियल भेजता है। बिकॉज ऑफ विच जो हमारा डायफ्राम था ये कंट्रैक्ट हो जाता है। जो ही डायफ्राम कंट्रैक्ट हुआ तो अब डायफ्राम ऐसे नहीं रहेगा, अब डायफ्राम की शेप चेंज हो जाएगी, अब डायफ्राम ऐसे बन जाएगा। जब डायफ्राम की शेप चेंज हो गई, इस वजह से क्या होगा, हमारे थोरैसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हो जाएगा या वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, जो सपोर्ट करेगा रेस्पायरेशन को। एक और नर्व यहां से अराइज होती है इसी इंस्पायरेटरी एरिया से, या जिसको हम एक और नाम कहते हैं रेस्पायरेटरी एक्सेलरेटर सेंटर से। ये क्या करता है, एक और नर्व के थ्रू एक्शन पोटेंशियल भेजता है, जिसको हम कहते हैं थोरैसिक नर्व। थोरैसिक नर्व क्या करती है, ये जो पिछले लेक्चर, इसलिए मैंने बोला था कि पिछला लेक्चर आप देखिएगा, जो यहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, ये उन पे एक्ट करेगा, जिसके वजह से वो मसल्स क्या हो जाएगी, कंट्रैक्ट हो जाएगी। जो ही ये मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएगी, हमारा रिब केज अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स आ जाएगा, जिसकी वजह से भी हमारी थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और ये प्रमोट करेगा रेस्पायरेशन को, और ऑक्सीजन इनहेल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो जाएगा। ये तो था एक एरिया। अब जो दूसरा एरिया यहां पर प्रेजेंट होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है, एक्सपायरेटरी मेडुला में जो दूसरा एरिया प्रेजेंट होता है इस रेस्पायरेटरी रिदमिसिटी सेंटर का, जिसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी सेंटर या रेस्पायरेटरी इनहिबिटर सेंटर। जो ये इंस्पायरेटरी सेंटर है, ये इसको भी एक्शन पोटेंशियल भेजता है, इसको भी एक्शन पोटेंशियल भेजता है, ताकि ये अपना काम इनहिबिट कर सके और रेस्पायरेशन ओवरऑल प्रमोट हो जाती है। और जब अब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी खत्म हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड जो ज्यादा था हमारी बॉडी में वो कम हो गया, तो तब क्या होता है, जो हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं यहां पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो यहां पर इंफॉर्मेशन भेजते हैं, जिसके वजह से जो ये हमारा क्या होता है, एक्सपायरेटरी या रेस्पायरेटरी इनहिबिटरी सेंटर, जो इनहिबिटर सेंटर जो होता है ये एक्टिवेट हो जाता है। जो ही ये एक्टिवेट होता है, ये क्या करता है, ये एक्शन पोटेंशियल अपना एक्शन पोटेंशियल भेजता है, कहां पर, इस इंस्पायरेटरी सेंटर पर, और इसकी फंक्शंस को इनहिबिट करता है, और इनहिबिट करता है
रेस्पिरेशन को, इसीलिए इसका नाम रखा गया है रेस्पिरेटरी इनहिबिटरी सेंटर। ये तो था एक मैकेनिज्म जो कहां पर होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी रिदमिस्टी सेंटर मेडुला में प्रेजेंट होता है। एक और मैकेनिज्म हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है जो कि हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि कभी कभार क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम डिजीजेस या डिफॉर्मिटी हमारी बॉडी में होती है, जिसकी वजह से कभी कभार क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की लेवल डिक्रीज होती है, ऑक्सीजन की लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज होती है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर समझने की बात है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी लेवल बराबर होती है, उसकी लेवल बराबर होती है। अब इस टाइम पे हमारी बॉडी को क्या करना है, ऑक्सीजन की जरूरत है, बट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिट ज्यादा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ठीक ठाक, बट कोई डिजीज ऐसी होती है जहां पर ऑक्सीजन की लेवल हमारी बॉडी में कम होती है, वहां पर कौन सा सिस्टम हमारे बॉडी पे, मतलब हमारी बॉडी की रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, वहां पर एक और सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर। पोंटाइन नाम से ही समझ आता है कि ये कहां पर होगा, पॉन्स में प्रेजेंट होगा, जो कि एक और पार्ट होता है हमारे ब्रेन स्टम का। यहां पर आप देख सकते हैं जो ये मेडुला है, मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा पॉन्स, मेडुला के ऊपर प्रेजेंट होता है। वहां पर भी दो सेंटर्स पाए जाते हैं। पहले मैंने बोला हमारी बॉडी में कंडीशन है, ऑक्सीजन की लेवल कम है बट कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ठीक है। इस टाइम हमारा एक और सेंटर यहां पर एक्टिवेट हो जाता है जिसको हम कहते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर, जो कि कहां पर प्रेजेंट होता है, जो इंफीरियर पार्ट ऑफ पॉन्स होता है, इंफीरियर पार्ट ऑफ पॉन्स होता है, वहां पर एक और सेंटर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, एपन्यूस्टिक सेंटर। ये क्या कराता है एपन्यूस्टिक सेंटर, ये इनहेलेशन या जिसको हम इनस्पायरेशन कहते हैं, इसको प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है, एक्सहेलेशन जो होती है ये इसकी ड्यूरेशन को कम कराता है और प्रमोट कराता है इनस्पायरेशन या इनहेलेशन को। अब दूसरी कंडीशन भी हमारी बॉडी में हो सकती है, कभी कभार क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है हमारी बॉडी में, इंक्रीज्ड लेवल, बट ऑक्सीजन की लेवल बराबर होती है, यानी ना ज्यादा होती है ना कम होती है। ऑक्सीजन की लेवल ठीक है हमारी बॉडी में, बट कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज्यादा है, बिकॉज ऑफ सम डिफॉर्मिटी अगर हमारी बॉडी में है तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तब क्या होता है, अब हमारी बॉडी को क्या जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, कम ऑक्सीजन अंदर लेना है। तब क्या होता है, इसी पॉन्स का दूसरा सेंटर एक्टिवेट होता है जिसको हम कहते हैं नीमोटैक्सिक सेंटर। नीमोटैक्सिक सेंटर या एरिया, नीमोटैक्सिक एरिया, ये क्या कराता है, ये एक्सहेलेशन या जिसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं, इसको प्रमोट कराता है। यानी जब एक्सहेलेशन ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। अब सवाल ये एक्सहेलेशन को कैसे प्रमोट कराएगा, ये जो हमारी इनहेलेशन होती है, इनहेलेशन को इनहिबिट कराता है। यानी जितने टाइम तक हम इनहेलेशन करते हैं, अब हम उतने टाइम तक इनहेल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस नीमोटैक्सिक एरिया, और जो हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम हुई थी ये फुलफिल हो जाती है। ये तो हमने देखा कि क्या क्या होता है हमारी बॉडी में, कैसे रेस्पिरेशन कंट्रोल होती है। और जो ये दोनों मैकेनिज्म्स थे जो हमने देखे, एक तो था
मेडुलरी एरिया जो कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन को, और दूसरा हमने पॉन्टाइन रेस्पिरेटरी कंट्रोल देखा। ये दोनों क्या होते हैं, ये इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी यानी ये हमारी विल में नहीं होते, ये हमारे कंट्रोल में ये दो प्रोसेसेस नहीं होते हैं। बट कभी कभार आपने देखा होगा कि डॉक्टर हमें बोलता है या कोई और हमें बोलता है, घर में भी बोलते हैं कि आप लंबी लंबी सांसें लो, आप लंबी लंबी सांसें लो। तब हम क्या करते हैं, तब उस टाइम जो हम रेस्पिरेशन करते हैं वो हमारे कंट्रोल में होती है, उस टाइम की रेस्पिरेशन, क्योंकि हम तो वॉलंटियरली वो कर रहे होते हैं। उस टाइम हम क्या कर रहे होते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हैं। एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, कभी कभार क्या होता है कि अगर इंसान कोई भी ह्यूमन बीइंग पानी में ज्यादा देर तक रहता है, फिर जब वो पानी से बाहर आता है तो तब वो क्या करता है, वो वॉलंटियरली अपनी रेस्पिरेशन को इंक्रीज कराता है। यानी जिसमें इंसान की विल प्रेजेंट होती है, खुद वो क्या करता है, रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है। तब क्या होता है, यहां पर आप ध्यान देखिए, रखिए, तब क्या होता है, तब हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन का रोल यहां पर आ जाता है। जो हमारा ब्रेन है, आप सब लोगों को पता है, ब्रेन का जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है, पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम में डिफरेंट लोब्स पाए जाते हैं। एक लोब जो होता है, जो एंटीरियर लोब होता है, जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। इसी फ्रंटल लोब में डिफरेंट एरियाज पाए जाते हैं, सेंटर्स, डिफरेंट सेंटर्स पाए जाते हैं। और एक सेंटर यहां पर होता है जिसको हम प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। उस टाइम ये वाला सेंटर इन्वॉल्व होता है। ये वाला सेंटर क्या करता है, यहां पर मान लीजिए ये सेंटर यहां पर है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ये क्या करता है, ये एक्शन पोटेंशियल्स भेजता है इस रेस्पिरेटरी रिदमिस्टी एरिया को, और हमारी रेस्पिरेशन को इंक्रीज कराता है, जो हम वॉलंटरली इंक्रीज कराना चाहते थे। ये तो हमने देखा न्यूरल कंट्रोल। अभी तक जो भी हमने देखा वो था न्यूरल कंट्रोल। अब दूसरा वाला जो होता है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का कंट्रोल, वो होता है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। अब सवाल, ये केमिकल कंट्रोल कैसे होता है, ये केमिकल कंट्रोल कैसे होता है हमारी बॉडी में। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारी बॉडी में डिफरेंट आर्टरीज प्रेजेंट होती है, और सबसे बड़ी आर्टरी कौन होती है हमारी बॉडी में, आयोटा सबसे बड़ी आर्टरी होती है। मान लीजिए ये यहां से आयोटा जा रही है, ये यहां से आयोटा जा रही है। और एक और आर्टरी हमारी बॉडी में होती है जिसको हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी, जो हमारे नेक से पास होती है, जहां पर हम कैरोटिड पल्स भी मेजर कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये है आयोटा और ये है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी, इस आयोटा और कैरोटिड आर्टरी में आयोटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट होती है। यानी एक एरिया होता है जिसको हम आयोटिक बॉडी कहते हैं, कहां पर होता है, आयोटा में होता है। और वैसे ही कैरोटिड बॉडी कहां पर प्रेजेंट होती है, कैरोटिड आर्टरी में एक एरिया होता है जिसको हम कैरोटिड बॉडी कहते हैं। यहां पर स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। लेट्स से these are the special type of receptors। इनको हम नाम देते हैं कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, डोंट कंफ्यूज कीमो रिसेप्टर्स विद बैरो रिसेप्टर्स, क्योंकि जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं। वाइल जो ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ये केमिकल सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या सेंस करते हैं, जब भी हमारी बॉडी में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, नंबर 1,
और जब भी हमारी बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, नंबर 2 ये, और नंबर 3 जब भी हमारी बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। ये इस कंडीशन को क्या करते हैं, ये इस कंडीशन को सेंस करते हैं। और जो ही इन्होंने इस कंडीशन को सेंस किया, मान लीजिए यहां पर इन्होंने सेंस किया, ये क्या करते हैं, ये यहां से एक्शन पोटेंशियल्स भेजते हैं टुवर्ड्स इसी रेस्पिरेटरी रिदमिस्टी एरिया को, जो हमारी रेस्पिरेशन की रिदम, हमारी रेस्पिरेशन की डेप्थ और हमारे रेस्पिरेशन की रेट को कंट्रोल करता है। और फिर सेम मैकेनिज्म वही होता है जो हमने देखा, और ये कंट्रोल कराता है हमारी रेस्पिरेशन को, यानी हम ज्यादा रेस्पिरेट करते हैं जिस वजह से H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वापस इंक्रीज होता है, जो कि हम चाह रहे थे। अब H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कहां से आ गई रेस्पिरेशन में, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं पर हम देखेंगे कि ये H पॉजिटिव आयन आता कहां से और क्यों आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होप आप सब लोगों को ये रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे कंट्रोल होती है, अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।